गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था कि इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसी प्रकार से इसमें भी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये इसमें होता है ओवरी। जो ओवरी होता है, एक जोड़ी ओवरी पाया जाता है। यहां पर बना है, एक यहां पर बना है, एक यहां पर बना है। फिगर इसमें पहले बन गया है कि इसको आप आराम से देख सके। जो ओवरी होता है, ये ओवरी जो है, एक जोड़ी ओवरी जो है, जो लगभग बादाम की आकृति की जो है पाई जाती है। लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो ये जो होता है, ये एक जोड़ी जो है ओवरी, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात किया जाए तो इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में वेजाइना होता है, यूटेरस होता है, इसके बाद फैलोपियन ट्यूब होता है, एक इधर है एक इधर फैलोपियन ट्यूब है, और फिम्ब्री, फिम्ब्री जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, ये होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य एसेसरी जैसे कि निप्पल्स जो होते हैं, मेमरी ग्लैंड जिसमें रहता है, वो सभी जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, इसका मेन जो होता है वो ओवरी होता है। इसकी संख्या जो होती है वो एक जोड़ी यहां पर पाई जाती है। इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से स्पर्म का स्खलन हुआ। अब जैसे मान लेते हैं जो स्पर्म का स्खलन होता है वो किस प्रकार से इसको इंटर करता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और ही जानेंगे कि इसमें जो है, जो ये ओवरी है, इस ओवरी से जो ओवम है, जो पहले सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है, वो ओवम कैसे यहां पर पहुंचती है और कब पहुंचती है, तो उसके लिए जानना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये इसकी जो डेट होती है 24 दिन से लेकर के अप्रॉक्स 35 डेज का जो है ये होता है। एवरेज में इसको देखें तो 28 डेज का जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब जो इसमें सेकेंडरी वो साइट होता है, वो कब वहां पर जो पहुंचता है फिम्ब्री के द्वारा, कब ग्रहण करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो उसको जान ले यहाँ पर कि जो 28 डेज का, अगर मान लेते हैं कैपिटल निकाल लिया कि 28 डेज का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एकदम उसके मिड डे पर, एकदम उसके मिड डे पे अगर मान लेते हैं 28 दिन का है, तो इसका जो मिड डे आएगा वो 14 डे आएगा। जो 14वां दिन होता है, इस 14वें दिन पर जो है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। तो जो ओव्यूलेशन होता है वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड डे पर, यानी कि अगर 28 दिन का है तो वहां पर जो है वो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। उस ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में इस ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, जो कि फिम्ब्री, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, एक झालर नुमा संरचना होती है, इसके द्वारा ग्रहण करके इसको जो है इस एम्पुलरी रीजन में भेजते हैं। इस एम्पुलरी रीजन में यहां लिखे हैं, एम्पुलरी रीजन में, एम्पुला में यहां पर भेजते हैं। ये एम्पुला वाला भाग होता है और ये स्थमिक वाला भाग होता है। ये जो जहां पर है इसको हम लोग एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कह सकते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से यहां से जो ओवरी होता है, उस ओवरी से जो ओवम होता है, उसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, वो यहां पर पहुंचता है। अब फिर ये क्वेश्चन कि क्यों उसको सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है, सेकेंडरी ओसाइट, उसको ओवम क्यों नहीं कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा जान ले कि जब यहां पर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, तो जो यहां से ओवरी से निकल करके ये जो गैमीट होता है, वो गैमीट जो जाता है एम्पुलरी भाग में, वो एक्चुअल में ओवम ना होकर के सेकेंडरी ओसाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ओवम होता है या सेकेंडरी ओसाइट, ये अपने मियोसिस सेल डिवीजन, जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसके सेकंड फेज में, जो उसका मेटाफेज सेकंड होता है, इसी मेटाफेज सेकंड में रुका होता है, यानी अपने एनाफेज अवस्था में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके पास जो सेंट्रियोल होता है, कि एक ही सेंट्रियोल होता है, साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए अपने मेटाफेज को पार करके एनाफेज सेकंड में नहीं पहुंच पाता है।
तो इसीलिए यहाँ जो हम लोग सेकेंडरी ओवोसाइट कहते हैं, ओवम यहाँ पर नहीं बनता। ओवम अभी आगे बनेगा, वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते, कैसे जो है जो स्पर्म होता है वो कैसे आगे चलता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखेंगे ये वेजाइना का पार्ट है। जैसे इस वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म होता है वो स्पर्म इसमें इंटर किया, आप सपोज करते चित्र बना देते हैं ऐसे नॉर्मली जो है ये बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर जो है प्रवेश किया। हमने बताया था कि एक बार के इजैकुलेशन में जब वो इजेशन होता है, जब स्खलन होता है तो उस एक बार में लगभग 200 से 400 मिलियन जो है स्पर्म जो है स्खलित होता है, निकलता है, अपने सीमेन के साथ निकलता है। क्योंकि हमने ये भी बताया था कि जो वेजाइना होता है वो वेजाइना एसिडिक, उसमें जो कुछ केमिकल होते हैं, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं और उसको जो है जो स्पर्म होता है वो एसिडिक फॉर्म में आते ही मर जाता है। तो वो एल्केलाइन रखने के लिए उसके सीमेन में बाइकार्बोनेट आयन वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है कुछ लुब्रिकेंट सब्सटेंस भी पाए जाते हैं जिसके कारण वो चिपचिपा सा बना रहता है और उसके थ्रू जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। उसमें एक प्रोस्टेग्लैंडिस नामक एंजाइम, प्रोस्टेग्लैंडिस नामक पदार्थ बताए थे, सेमिनल वेसिकल से स्रावित होता है। वो जो प्रोस्टेग्लैंडिस होता है उसका काम होता है प्रोस्टेग्लैंडिस का कि जो फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन है इसके अंदर जब वो सीमेन पहुंचे तो उसको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को जो है इंट्रैक्ट कर दे, जिससे कि जो सीमेन हो सीमेन बाहर न निकलने पाए और अंदर की ओर इंटर करे। तो अब ये यहां से स्पर्म जो है होते हुए निकलता है और इधर या फिर इधर की ओर जो यहाँ पर ये प्रवेश कर जाता है। और ये ध्यान रखना कि जो ओवरी होता है ऐसा नहीं कि प्रत्येक महीने में जो है दोनों ओवरी से एक साथ जो है यहाँ पर सेकेंडरी ओवोसाइट निकलता है। ये यूजुअली माना ऐसा गया है कि जो है ये पर मंथ, जैसे एक मंथ में जो है इस वाले ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट निकलता है, अगले मंथ में इससे जो एक सेकेंडरी ओवोसाइट निकलता है। तो ये अलग अलग होता है, कंडीशन होता है इसमें जो है, ऐसा माना गया कि अलग अलग जो है कंडीशन होता है, दोनों एक साथ जो है नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते सेकेंडरी ओवोसाइट। अब ये यहां से जो निकल करके आया स्पर्म, अब ये स्पर्म मान लेते ये है स्पर्म, मान लेते इसे स्पर्म जा रहा है। तो ये स्पर्म जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यहां पर अब जैसे यहां से ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट ट्रैक होता है, ये सेकेंडरी ओवोसाइट यहां पर पहुंच जाती है इस प्रिमरी वाले भाग में जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब की संख्या एक जोड़ी होती है, एक इधर देख रहे हैं और एक इधर जो है होती है। ओवरी की संख्या जो है एक जोड़ी होती है। अब एक फैलोपियन ट्यूब में होते हुए ये पहुंचता कहां पर है, एक्चुअल में ये पहुंचता है एम्पुला में। अगर मान लेते कंपटीशन में पूछता है, अगर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग करें तो वहां पर आंसर फैलोपियन ट्यूब लिख सकते हैं। थोड़ा सा और हाई लेवल के कंपटीशन में जाएंगे तो वहां ऑप्शन में एम्पुला लिखा रहेगा तो एम्पुला सही होगा। अगर थोड़ा और नीट लेवल के कोर्स जाएंगे, अगर नीट लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर एक्यूरेट जो है पॉइंट देना पड़ता है। तो एक्यूरेट जिसका होता है वो एम्पुला नहीं बल्कि एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, जहां पर एम्पुला और इस्थमस आपस में जुड़ता है उस भाग को कहते हैं एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। यानी ये जो पार्ट होता है जहां पर ये आया है इसको कहते हैं एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। जंक्शन मतलब कि जहां पर वो आकर के ज्वाइंट हुआ है। तो ये जो है जो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन होता है वहां पर आकर के सेकेंडरी ओवोसाइट वेट करता है, इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? इंतजार करता है कि हमारे जो स्पर्म है जो उसको फर्टिलाइज कर सकता है, राजा साहब है, वो राजा साहब अभी यहां से इंटर करके आएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो वो जो रानी साहिबा इंतजार करती रहती है कि अभी वो स्पर्म राजा आएंगे और उसको उनको फर्टिलाइज करेंगे। अब मान लेते हैं स्पर्म यहाँ इजैकुलेशन हो गया, स्पर्म इंटर कर गया है। अब ये स्पर्म यहाँ पर जाता है और ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो अभी ओवो में कन्वर्ट नहीं है ये यहाँ पर बैठ के यहाँ पर इंतजार करते हैं। अब जैसे मान लो सेकेंडरी ओवोसाइट जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है ये एक आवरण से घिरा होता है। ये एक आवरण से घिरा होता है, ये मान लेते सेकेंडरी ओवोसाइट है। तो ये एक आवरण से घिरा होता है, इसको कहते हैं यहां पर जो रहता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। और इसी जोना पेलुसिडा के चारों ओर जो है कुछ गार्ड लगे होते हैं, यहां पर कुछ गार्ड लगे होते हैं
जो आसानी से जो है सभी स्पर्म को भेदने नहीं देता है। ठीक है, तो उस स्पर्म के पास जो है वहां पर उपस्थित रहता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसको इनएक्टिव करने का काम करता है। तो स्पर्म महोदय के पास पूरे जो अस्त्र शस्त्र हैं और वो स्पर्म महोदय उसी के थ्रू आएंगे। और ये होता है जहां पर इसको कहते हैं आजकल जो चला है कोरोना, तो उस कोरोना, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। वो कोरोना नहीं है विषाणु वाला, ध्यान रखिएगा, वो विषाणु है, ये यहाँ पर नाम है कोरोना रेडिएटा। और इसके जो मध्य भाग है यहां पर एक तरल पदार्थ भरा होता है पेरीविटेलाइन, पेरीविटेलाइन फ्लूइड। तो यहां पर जो एक फ्लूइड भरा है जिसको कहते हैं पेरीविटेलाइन, उसी के अंदर बैठे सेकेंडरी ओवोसाइट यानी जो है रानी साहिबा बैठी हैं, अभी अपने मेटाफेज सेकेंड में रुकी हुई है, एनाफेज सेकेंड में नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इसके पास एक ही सेंट्रियोल और साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट है। अब यहां से ये पहुंच रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। अब राजा साहब अकेले तो आते नहीं है, पूरे उनकी जो है फौज है। अब सभी अपने आप में राजा है, सभी अपने आप में राजा है। जो वहां पहुंच जाएंगे उन्हीं को राजा मान लिया जाएगा। तो यहां पर कितने, यहां पर पहुंच रहा है मिलियंस स्पर्म जो है बड़ी तेजी से रेस लगा रहे हैं, बहुत रेस लगा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में आई एम द ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड, मतलब कि जो है संसार में सभी एक यूनिक पर्सन है। अब यहां पर करोड़ों, मिलियंस, यहां पर जो है लगभग 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ तक स्पर्म एक साथ प्रवेश कर रहा है और वहां पर सफल कोई एक होगा। जैसे नीट का एग्जाम होता है, उस नीट के एग्जाम में देखते हैं कि बहुत बच्चे बैठते हैं, 8 लाख 10 लाख की संख्या में बैठते हैं, सफल कितने होते हैं? बहुत ही कम, जितनी सीट उतने सफल, बाकी बाहर हो जाते हैं। यहां पर भी वही है कि यहां पर क्या है कि पूरी बटालियन आ रही है करोड़ों की, जहां पर जो 20 करोड़ 40 करोड़ तक आ रहे हैं। यहाँ इस पर क्या करने आ रहा है? इस सेकेंडरी ओसाइट को भेजने आ रहा है। अब सेकेंडरी ओसाइट को भेज कर ही रहे, आइए उनको फर्टिलाइज करिए। तो ये यहां पर आ रहे हैं, लेकिन सभी में सामर्थ्य नहीं है। यानी सपोज करिए कि आप लोग यहां तक जो पहुंचे हैं, कितने स्पर्म को पीछे करके जो है यहां पर पहुंचे हैं, यानी कि करोड़ों स्पर्म को जो है पीछे करके तब जाकर के आपकी उत्पत्ति हुई है। तो ये यहां से जो है पहुंचते हैं राजा साहब। जैसे यहां पहुंचता है, इसको जो इसके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, उस प्रोटियोलिटिक एंजाइम की सहायता से इस जो कोरोना रेडिएटा इसको भेज देता। कोई एक स्पर्म, सभी नहीं, बड़ी तेजी से आता है। और कोई एक स्पर्म जैसे ही इस जोना पेलिसुडा को भेजता है, जैसे ही इस जोना पेलिसुडा को भेजता है, इसके पास कैसे भेजता है? फिर एक क्वेश्चन क्या है? तो सभी स्पर्म के ऊपर फिर टोपी नुमा संरचना पाई जाती है और इसको नाम देते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। ये एक्रोसोम आता है और आकर के इस जो जोना पेलिसुडा है, उस जोना पेलिसुडा की आवरण को भेज देता है। अब इस स्पर्म महोदय के पास क्या है? इस स्पर्म महोदय के पास भी एक सेंट्रियोल है। इस स्पर्म महोदय के पास सेंट्रियोल है और इस स्पर्म महोदय के पास न्यूक्लियस है। इस स्पर्म महोदय के पास न्यूक्लियस है। इस सेकेंडरी ओवोसाइट के पास क्या है? इस सेकेंडरी ओवोसाइट के पास एक सेंट्रियोल है। इस सेकेंडरी ओवोसाइट के पास साइटोप्लाज्म है और ये अपने मेटाफेज सेकेंड में रुकी है। अब ये स्पर्म जैसे ही जोना पेलिसुडा यानी जो इसका एक्रोसोम होता है, जैसे ही जोना पेलिसुडा को भेजता है और जैसे इंटर करता है, अब इसका जो सेंट्रियोल यानी इसका जो सेंट्रियोल फीमेल मेल को जो स्पर्म है, इसका सेंट्रियोल और प्लस एक और सेंट्रियोल जैसे ही आपस में मिलता है, किसका? सेकेंडरी ओवोसाइट का, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और इस तरह से ओवम का जो है निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी ओवोसाइट कन्वर्ट हो गया ओवम वाले फॉर्म में। अब जैसे ही इंटर करता है, फिर से तुरंत एक और बन जाता है जोना पेलिसुडा का और अब वो अभिभेद होता है। अब अभेद होता है, अब कोई और स्पर्म उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ट्विंस हो सकते हैं, कभी कभार के होते हैं कि 2 स्पर्म इंटर कर जाए, वो तो अलग की बात है। लेकिन यहां पर क्या है, एक नॉर्मली चीज अगर देखें तो नॉर्मली चीजों में क्या है कि जैसे ही जोना पेलिसुडा को भेजता है स्पर्म, तुरंत उसके बाद फिर से जोना पेलिसुडा का एक आवरण यहां पर
बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया ओवम में, और यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब ये फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया, अब ये ओवम और जो स्पर्म है दोनों आपस में मिल गए, और ओवम और स्पर्म जब आपस में मिल गए तो दोनों मिलकर के बन गया जाइगोट। यानी ये स्पर्म आ रहा था और ये स्पर्म इस सेकेंडरी ओसाइट जो अब ओवम में कन्वर्ट हो चुका है उसको भेद करके बन गया क्या, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। अब ये जाइगोट अब इसका कोई काम नहीं है, सबको नष्ट हो गए, ये सब खत्म हो गए, यानी करोड़ों लोगों को पीछे करके एक कोई मनुष्य जो है अब अपनी उत्पत्ति के लिए आ गया। अब ये सब क्या हुआ, अब सेकेंडरी ओसाइट ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो उस डेवलपमेंट को देखते कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कैसे उसका इम्प्लांटेशन होता है, कि यहां तक समझ में आया कि किस प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, अब आगे चलते इम्प्लांटेशन। कैसे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान है। अब ये जो जाइगोट महोदय है, ये जाइगोट महोदय डेवलप होंगे। ये जाइगोट महोदय जो जाइगोट यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जाइगोट महोदय डेवलप होंगे, और ये अब ये क्या करेंगे, एक केंद्रक से दो केंद्रक, यानी एक सेल से दो सेल बना लेंगे अंदर की ओर, ये इस तरह से, और इस तरह से ये 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16 स्ट्रक्चर। और ऐसा बनने में, 1 से 2 सेल बनने में यहां पर अप्रॉक्स 24 आवर लग जाता है, मीन्स 1 डे, एक दिन लग गया इस जाइगोट से कोशिका डिवीजन में। और ये डिवीजन करते हुए फिर वापस आता है, यहां ऐसे चलता रहता है, और ये पहुंचते पहुंचते ये जैसे अपने मॉड्यूला स्टेज में पहुंचता है, और ये मॉड्यूला स्टेज में पहुंचता है, इस मॉड्यूला स्टेज में पहुंचते पहुंचते उसको टोटल 3 दिन लगभग लग जाता है। अब 5 से 7 दिन के बाद फिर 4 से 8, 8 से 16 कोशिका का एक लगभग समूह यहाँ पर बन जाता है। 16 लगभग ऐसे कोशिका का एक समूह यहाँ पर 8-16 कोशिका का समूह बन जाता है। और अब इसके बाद जो है ये धीरे धीरे इससे कुल 5 से 7 दिन का समय लगता है, और ये पहुंच जाता है इस एंडोमेट्रियम के पास में। इस एंडोमेट्रियम के पास में अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, अभी कैसे इम्प्लांटेशन होगा, अभी तो इसके ऊपर जोना पेनिसुला है। अब ये जोना पेनिसुला जो होता है, ये जोना पेनिसुला धीरे धीरे इन्वेलप करना शुरू करता है, और ये इन्वेलप करके ये नष्ट हो जाता है, और इसके ऊपर एक दूसरा आवरण बन जाता है, एक आउटर संरचना बन जाती है, एक आउटर मास बन जाता है। आउटर मास कहिए चाहे आउटर स्ट्रक्चर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, इसको हम लोग आउटर मास के नाम से जानते हैं, आउटर मास। और एक इसके अंदर की ओर बहुत सारी कोशिकाएं जो है केंद्र में उपस्थित होती हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है एक इनर मास भी बन करके कंप्लीट आ जाता है, एक इनर मास भी बन जाता है। अब ये जो आउटर मास होता है, ये आउटर मास को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं जो आउटर मास होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात की प्रक्रिया पे चल रहे हम लोग। और ये इनर मास जो होता है, यही एक्चुअल में प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगा, यही प्रॉपर एम्ब्रियो है, यही आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और ये ट्रोफोब्लास्ट अब धीरे धीरे डेवलप होगा, और ये कोशिका बहुत ज्यादा ये यहाँ पर डेवलप होकर के 8 से 16, 32 लगभग जो है कोशिका का समूह बनता है, और इस तरह से ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट किसमें होता है, एक जो है ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हुआ मान लेते हैं, लेकिन ब्लास्टुला में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट जा करके इस एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, इस एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से चिपकता है, लेकिन कैसे चिपकता है, एक जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। सपोज करिए ये प्लेसेंटा है, किस पे, एंडोमेट्रियम के पास है, ये प्लेसेंटा है,
एक इससे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर यहां से, और एक जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो बनेगा, जो बाद में फॉइटल बनेगा, वो यहां से एक जो है फिश जो है यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, और इस तरह से दोनों का आपस में बीच में जो है क्या होगा, ज्वाइंटिंग होगा, और दोनों जो आपस में जुड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर एंडोमेट्रियम से, इस एंडोमेट्रियम भाग से इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और ये जो रहता है ये कोशिका धीरे धीरे डेवलप होकर के मान लेते से ये बना लेता है ब्लास्टुला, और इसकी सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिकाएं एक साइड में आकर के यहाँ पर जो है स्थित रहती है। तो यहाँ पर एक ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील नामक गुहा यहाँ पर बन जाती है। अब इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये जा करके उससे इम्प्लांट हो गया है। इम्प्लांट किससे हुआ है, एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम जो प्लेसेंटा से जुड़ा है वहां से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन बनता है, और ये जो बनता है एम्ब्रियो डेवलप करके जो फोइटल बनाता है, ये आगे चल करके दोनों जुड़ जाते हैं, जिससे हम लोग नाभिक कहते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिक्लाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये अम्बिक्लाइनल कॉर्ड को जब बच्चा उसको काट करके नाभिक को जो है निकाला जाता है। इस तरह से वो करता क्या, अम्बिक्लाइनल कॉर्ड, वो जो नाभि होता है उससे करता क्या है, इससे जो है जो पोषण होता है फीमेल का, माता से जो पोषण होता है वो पोषण जो है इस बच्चे में भी जाता है, और साथ में कुछ एंटीबॉडीज भी जाता है। ध्यान रहे, एंटीबॉडीज भी सुरक्षा के लिए बच्चे को लड़ने के लिए जन्मजात कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ जन्मजात उसको सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा प्रहरी उसके पास जो है बच्चे के पास, शिशु के पास होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, और जो गर्भ होता है वो गर्भ प्लेसेंटा से जुड़ करके प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, और उस न्यूट्रिशन के थ्रू अपना पोषण करता, धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू करता, और डेवलप होकर के फिर वो जो है एक शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से पूरा जो यहाँ पर लगता है, पहले एक माल्ला स्टेज आता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है, ब्लास्टुला स्टेज आता है, ब्लास्टुला, और उसके बाद डेवलपमेंट होता है, फिर गैस्ट्रुला फेज में पहुंचता है। तो इस तरह से जो है 3 अवस्थाएं होती है, मारुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। और यहां पर जो है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी यहां तक क्या था, हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन पढ़े कहां पर होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब, नॉर्मल आंसर, लेकिन थोड़ा और उससे हाई एम्पुला और एकदम हाई नीट लेवल का, तो वहां पर लिखेंगे एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन वाले भाग में जो है वहां फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों उसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, क्योंकि वह अपने मेटाफेज सेकंड में रुका होता है, अपने मियोसिस से लेकर के मेटाफेज सेकंड में रुका है, वो एनाफेज सेकंड में प्रवेश नहीं करेगा। कब करेगा, जब स्पर्म आएगा, जब स्पर्म आकर के उस जोना प्रेसिडा को भेदेगा, तब जाकर के वो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो कन्वर्ट होता है सही जो है ओवम में। ओवरी की थोड़ी सी और बात जान ले, ओवरी में 2 हार्मोन्स का विस्राव होता है, एक तो ये वो सेकेंडरी ओसाइट विस्राव करता है, और साथ में इससे जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का विस्राव होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का विस्राव होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कई प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, जिसका कहां से उत्पत्ति होता है, कहां से डेवलपमेंट होता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, जो कहां पर है, इस ओवरी वाले भाग में। तो कह सकते ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, फीमेल यानी मस्कुलाइन, वो फीमेल जो है फेमिनाइन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फीमेल हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसको डेवलप करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। ये यहाँ से स्पर्म गए, बहुत सारे स्पर्म गए, कोई एक ही जाकर उसको भेज पाएगा, इस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर आकर के उसका इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम से जुड़ करके इम्प्लांटेशन होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अम्बिक्लाइनल जो कॉर्ड होता है उससे जाकर जुड़ता है, और उससे जो माता के ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन प्लेसेंटा को पार करते हुए पहुंचता है कहां पर, उस शिशु में पहुंचता है, और शिशु का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट था। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान गए, कब होता है उसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया, तो मिड डेज पे होता है, इतना क्लियर हो गया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी क्लियर हो गया। अब ये पूरा फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड की दृष्टि से देखें थोड़ा सा। अगर हम लोग यूपी बोर्ड हो, क्या नाम है, बोर्ड्स में आए, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें जो है ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सचित्र वर्णन करना रहता है। तो पूरा जो यहाँ पर, लेकिन अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग चले, कंपटीशन में इसका हर पार्ट, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी 5 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पूरा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही देखा जाए कि इजी है, बहुत कठिन है। थोड़ा सा इसकी चीजों को अगर थोड़ा सा फिगर से इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो धन्यवाद, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। धन्यवाद।